नमस्कार, सभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। विश्व आर्थिक मंच पर इस वक्त दुनिया भर की निगाहें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहां पे उद्घाटन भाषण दिया तो उसमें जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया उनमें जलवायु परिवर्तन बेहद अहम है। नरेंद्र मोदी ने इसे दुनिया के सामने मौजूद 3 खतरों में एक बताया। 2.5 साल पहले हुए पेरिस समझौते को भी ईमानदारी से लागू करने की बात भारत करता रहा है। जाहिर है जलवायु परिवर्तन के खतरे को लेकर भारत बेहद गंभीर है। अभी चंद दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका के शहर केप टाउन से एक बेहद खौफनाक खबर आई कि वहां पर 90 दिनों के बाद पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। पूरे शहर में आपातकाल जैसा माहौल है। लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। केप टाउन में भले ही हालात इतने भयावह हो गए हों, लेकिन मौसम में बदलाव का असर धरती के हर कोने में देखा जा रहा है। कहीं बारिश नहीं थम रही तो कहीं बर्फबारी, कहीं सूखे की नौबत है तो कहीं गर्मी से निजात नहीं मिल रही। विशेष में आज हम जलवायु परिवर्तन के बारे में आपको बताएंगे और समझाएंगे कि क्या है इनके खतरे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर लगाम कसने की दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए और इस पर कितना अमल हुआ। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। अफ्रीकी महाद्वीप इन दिनों हाल के वर्षों के सबसे भयंकर सूखे से जूझ रहा है। दक्षिण अफ्रीका के हालात इतने खराब हैं कि कई शहरों में पीने के पानी की किल्लत हो गई। पर्यटकों की पहली पसंद केप टाउन में पानी की राशनिंग की नौबत तक आ गई है। दक्षिण अफ्रीका का शहर केप टाउन, बारिश न होने से यह इलाका सदी के सबसे भयंकर सूखे से जूझ रहा है। पानी के लिए इमरजेंसी जैसे हालात हैं। इलाके के सभी 6 बड़े बांध तकरीबन सूख चुके हैं। इस साल अप्रैल तक यहां पीने का पानी तकरीबन खत्म हो जाएगा। अगर जल्द ही पानी का इंतजाम न हुआ तो यहां कोहराम मच सकता है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि हालात न सुधरे तो 22 अप्रैल को घरों के पानी की सप्लाई को पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। इसे लेकर स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। I think day zero is going to happen whether the government wants to do it or not. I think the water is going to run out, and it's very scary to think of it, but I think it's a reality, and we definitely have to do our part and use as little water as possible. But I do hope that the government is doing something to prevent day zero, because it will be a national crisis. It will be honestly horrific when day zero comes. It's going to be very scary, but I think it's a reality, unfortunately. शहर में अभी पानी की राशनिंग के हालात हैं। घरों में रोजाना सिर्फ 87 लीटर पानी की सप्लाई होती है। डे जीरो यानी 21 अप्रैल से लोगों को सिर्फ 27 लीटर पानी ही रोज मिलेगा, और वो भी लाइन में लगकर। केप टाउन की आबादी 37 लाख है। शहर को 41% पानी की सप्लाई थीवाटर क्लूफ डैम से होती है। इसकी क्षमता 48 लाख करोड़ घन लीटर है। ये 10 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। इस साल की शुरुआत में ही इसमें पानी का स्तर 30% के नीचे चला गया। आने वाले दिनों में अगर बारिश नहीं हुई तो पानी का स्तर 21 अप्रैल तक 13.5% से नीचे चला जाएगा। Oh, terrible, because we can't bath anymore. We must just shower, and because every other day we shower to save water. But we make do. We make do. केप टाउन सैलानियों के लिहाज से दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक है। यहाँ करीब 20 लाख पर्यटक हर साल घूमने आते हैं, लेकिन पानी की कमी का असर आने वाले सैलानियों की संख्या पर भी पड़ा है। दरअसल बीच पर पानी नहीं है और स्विमिंग पूल सूखे पड़े हैं। ऐसे में पर्यटकों को लुभाने लायक अब शहर में कम ही चीजें बची हैं। रही सही कसर पीने के पानी की कमी ने पूरी कर दी, और इसका बुरा असर स्थानीय कारोबार और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। I think it's an issue in terms of swimming in pools, because a lot of people would like to do that. And if they know that they're going to come to South Africa and they're not going to be able to do that, or for example, they're not going to be able to shower without
inconveniences, it might also have an effect. हालांकि हालात सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में खराब नहीं हैं। पूरा अफ्रीकी महाद्वीप पिछले कई साल से मौसम के बदलाव की मार झेल रहा है। कीनिया, सोमालिया, इथोपिया और सोमालीलैंड की 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी भुखमरी की कगार पर है। अगर मार्च के आखिर तक बारिश नहीं होती है तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। मौसम में बदलाव के चलते यह इलाका भयंकर गर्मी से जूझ रहा है। फसलें चौपट हो गई हैं और पशु मर रहे हैं। पीने के साफ पानी की कमी की वजह से लोगों में संक्रामक रोग फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जायगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। हालात सिर्फ अफ्रीकी महाद्वीप में खराब नहीं हैं। मौसम के बदलाव का असर पूरी दुनिया पर साफ नजर आ रहा है। अफ्रीका से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक और यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर तरफ प्राकृतिक बदलाव लोगों की चिंता का सबब बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हालात पर जल्द काबू पाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि दुनिया बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ रही है। जनवरी के महीने तक उत्तराखंड में अच्छी खासी बारिश हो जाती है, लेकिन इस बार लगता है बादल हिमालय से रूठ गए हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी मौसम समान नहीं है। कहीं बेहद ठंड है और कहीं बेहद गर्मी। ज्यादातर इलाके सर्दी की बारिश देखने को तरस गए। दिल्ली की मशहूर सर्दी इस बार अपनी शक्ल दिखाना भूल गई। शिमला में ठंड का मौसम सूखा गुजर गया और लोग बर्फबारी का इंतजार करते रह गए। बर्फबारी न होने का बुरा असर न सिर्फ खेती बल्कि पर्यटन, बाजार और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। Basic disappointment is that there is no snowfall here. I've expected a lot, but still I'm enjoying in Shimla. I went to Kufri and that was a really disappointment. I expected a lot, a snowfall, but there is nothing. Basically we were staying at Shimla, but due to lack of snowfall, हम कहीं और जा नहीं पाए और यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इन्होंने स्विमिंग पूल को कन्वर्ट करके मैन मेड स्केटिंग बोर्ड बनाया, इट्स वेरी नाइस। सो इट्स बेटर टू हैव एंजॉयमेंट ओवर हियर रेदर देन एनीवेयर एल्स। पिछले कुछ वर्षों में पूरा भारत मौसम में बदलाव का शिकार हुआ है। जनवरी के आखिरी हफ्ते तक हिमालय इलाकों में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई तो तटीय इलाके पूरे साल भारी बारिश और तूफानी हवाओं से जूझते रहे। मैदानी इलाकों में कहीं सूखा अपने रंग दिखा रहा है तो कहीं बेमौसम बरसात किसानों के लिए मुसीबत बनकर आ रही है। कुछ इलाके हद से ज्यादा गर्मी से परेशान हैं तो कहीं ठंड अपना कहर बरपा रही है। आग जलाई हुई है और आग सेक रहे हैं। ठंड में बहुत कपड़े पहने हुए तो इसलिए बहुत ठंड हो रही है, तो मुश्किल हो रही है सब्जी बहुत तगड़ी। मौसम के यही बदले बदले रंग हिमालय के उस पार चीन से लेकर यूरोप तक नजर आ रहे हैं। यूरोप में बर्फबारी, बारिश और ठंड पिछले कई साल से कहीं ज्यादा है। फ्रांस में बर्फबारी आम जनजीवन पर असर डाल रही है तो रूस में लोगों को सूरज की शक्ल देखने के लिए कई कई दिन इंतजार करना पड़ रहा है। इधर दक्षिणी गोलार्ध में गर्म हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। अफ्रीकी महाद्वीप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक गर्मी कहर ढा रही है। मौसम के दिन ब दिन बदलते रुख से लोगों का जीना मुहाल है। The southern hemisphere, parts of the southern hemisphere are experiencing heat waves. The South African Weather Service is issuing alerts and warnings for heat waves for much of the country this weekend. Australia is expecting large parts of Australia to be more than 40 degrees Celsius this weekend, with a very high risk of fire in parts of southern Australia. दरअसल मौसम में बदलाव के संकेत पिछले कई वर्षों से मिल रहे हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में 70 और 80 के दशक में जितनी बारिश हुई है वह 50 और 60 के दशक के मुकाबले आधी थी। उत्तर भारत के कई इलाकों में जलस्तर पिछले कई वर्षों से लगातार गिर रहा है। दक्षिण भारत में नदियां और बांध सूख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वर्ष 2017 में दुनिया का औसत तापमान पिछले कई साल के मुकाबले ज्यादा रहा है। इसकी वजह से ग्लेशियर, समुद्री बर्फ और समुद्र के जल स्तर में खतरनाक बदलाव आ रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मौसम के पैटर्न में जो वैश्विक बदलाव आ रहे हैं उसका शिकार मुख्य रूप से एशियाई और अफ्रीकी देश हुए हैं। जलवायु परिवर्तन का असर खेती, खाद्य उत्पादन और पानी की उपलब्धता पर पड़ा है। अगर हालात जल्द काबू में न किए गए, न सिर्फ खेती की बर्बादी होगी बल्कि गरीबी, भुखमरी और मानवीय संघर्ष बढ़ने का भी खतरा है। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया जूझ रही है। जलवायु परिवर्तन को लेकर जमाने से बातचीत चल रही है। करीब 3 दशक पहले दुनिया ने इस गंभीर खतरे को लेकर कदम उठाने शुरू किए, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई खास प्रगति देखने को नहीं मिली। हालांकि इस दौरान जलवायु परिवर्तन का असर अब कई मौकों पर साफ साफ देखने को मिलने लगा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन है क्या और ये कैसे हम पर असर डाल रहा है। कहीं बेमौसम बारिश और बाढ़ तो कहीं हिमपात, कहीं सूखा और अकाल तो कहीं पिघलते ग्लेशियर। ऐसी तस्वीरें हमें भविष्य को लेकर आगाह कर रही हैं। ये बता रही हैं कि अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में हालात और विकराल हो सकते हैं। 2015 में जब पर्यावरण दिवस मनाया गया तो संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए थीम रखी, 7 अरब लोगों का सपना और एक धरती। जाहिर है संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को आगाह किया कि अगर धरती है तो हम हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कोशिशें, लेकिन व्यापक सहमति बनती नजर नहीं आई। जो विकसित देश हैं उन्होंने एक अनियमित तरह से कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को इतना ज़्यादा छोड़ा है हवा में, इनकी इतनी बर्निंग हुई है, तो जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो एटमॉस्फेयर में हमारे रुक गई है। तो वो जो गैस है उसकी जो स्टेइंग पावर है वो है 75 से 100 साल के ऊपर तक, और उसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है, पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो चुका है, नॉर्मल से ज़्यादा। इस वक्त धरती का औसत तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस है और पर्यावरणविदों का अनुमान है कि इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। तापमान में बढ़ोतरी की जो दर है, अगर उसी रफ्तार से धरती गर्म होती रही तो आने वाले दिनों में पृथ्वी पर मौजूद विशाल ग्लेशियर का भंडार तेजी से पिघलना शुरू कर देगा और इसके चलते समुद्र का जलस्तर 1 से 2 मीटर तक बढ़ सकता है। ये सुनने में भले ही इतना खौफनाक ना मालूम पड़ता हो, लेकिन इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाना किसी जगह पर या फिर बहुत सूखी जगह पर बारिश हो जाना, बर्फ़ गिर जाना, बाढ़ आ जाना, तो ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स थी वो शायद आती पहले भी थी, लेकिन अब उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत अलग तरीके से बढ़ गई है और अब जो वो आती हैं तो एकदम से इस तरीके से आती हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रलय टाइप का माहौल बना देती हैं और लोगों में जो डर है, प्रकृति से जो डर है, वो आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा हो। कुछ साल पहले हार्वर्ड, सिंघुआ और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भारत के CEEW के साथ मिलकर ग्लोबल वार्मिंग पर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट की माने तो अगर इसी तरह कार्बन उत्सर्जन जारी रहा तो गंगा में बाढ़ की आशंका 6 गुना बढ़ जाएगी। इस सदी के अंत तक हर 5 साल में एक बार गंगा से सटे इलाके जलमग्न हो जाएंगे। समुद्र जल 1 मीटर बढ़ जाएगा, जिससे कलकत्ता के डूबने की आशंका 1000 गुना बढ़ जाएगी। दक्षिण एशिया में सूखे की आशंकाएं 50% बढ़ जाएंगी और 2050 तक इस इलाके में 75 करोड़ लोग पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे। अगर 4 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता रहा तो उत्तर भारत में गर्मी के दिनों में कोई भी काम पर नहीं जा पाएगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम और खाद्य उत्पादन पर बहुत बुरा असर होगा। जाहिर है जलवायु परिवर्तन के खतरे बेहद विकराल हैं। भारत एक ऐसा देश है जो शायद छोटे द्वीपों के जितना बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होगा। छोटे द्वीप सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे शुरुआत के अभी के कुछ सालों में, लेकिन भारत पर भी इसके प्रभाव हमें बाढ़ के रूप में भी देखने को मिल रहे हैं और देखने को मिलेंगे। समुद्र का जलस्तर अगर बढ़ता है तो जो हमारे बड़े बड़े शहर मुंबई, चेन्नई जैसे जो और कलकत्ता जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं वो भी उस जलवायु की परिवर्तन की चपेट में आएंगे और पानी का स्तर बढ़ने से वहाँ भी दिक्कतें होंगी। पर्यावरणविदों का मानना है कि धरती का तापमान अतीत में मौजूदा तापमान से बहुत ज्यादा भी रहा है और बहुत कम भी, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद यानी बीते 300-350 साल में
तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यही सबसे डराने वाला संकेत है। खास बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे मानव जनित कारण ज्यादा हैं। 20वीं सदी में धरती की सतह का औसत तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ा, लेकिन इनमें से 0.6 डिग्री सेल्सियस महज 3 दशक में बढ़ गए। 2016 को अब तक का सबसे गर्म साल दर्ज किया गया। सैटेलाइट के आंकड़े बताते हैं कि हाल के दशक में हर साल समंदर के जलस्तर में 3 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। 1979 से लेकर अब तक आर्कटिक सागर में सालाना 4% की दर से बर्फ पिघल रही है। 2012 में अगर वहां पर बर्फ की मात्रा देखें तो 1979 से 2000 की औसत से घटकर आधी रह गई थी। ग्रीनलैंड की भी यही कहानी है। यहाँ पर 28 लाख क्यूबिक किलोमीटर बर्फ पिघल चुकी है। अंटार्कटिका में भी तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। CO2 जब ज़्यादा मात्रा में है, ये हमारे क्लाइमेट को चेंज कर रहा है। तो क्लाइमेट चेंज कर रहा है, इसका मतलब कि वेदर पैटर्न्स हैं, जो समुद्र की जो पैटर्न्स हैं हवा के और ये मॉनसून के, ये सब पे प्रभाव डाल रहा है। और ये जो हम इम्पैक्ट्स फिर देखते हैं, बाढ़ है, सूखा है, बिन मौसम बरसात हो जाए या बिन मौसम बाढ़ आ जाए, या जब बारिश होनी है तब एकदम से सूखा पड़ जाए और तरस जाए हमारे किसान लोग की बारिश की वजह से, ये सब उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। 2013 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने भविष्यवाणी की कि 21वीं सदी के आखिर में धरती का तापमान 1850 के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। तापमान बढ़ाने के पीछे ग्रीन हाउस गैसों को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्रीन हाउस गैस धरती के लिए जरूरी है, क्योंकि सूरज की गर्मी जब धरती से टकराती है तो पृथ्वी उसे वातावरण में वापस भेजती है। ग्रीन हाउस गैस इस तापमान को पूरी तरह ऊपर जाने नहीं देती और इसे वापस धरती की तरफ भेज देती है। अगर ग्रीन हाउस गैस ना रहे तो धरती का तापमान 30 डिग्री कम हो जाएगा और ये इतनी ठंडी बन जाएगी कि यहाँ रहना मुहाल हो जाएगा। जाहिर है ग्रीन हाउस पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में मददगार है, लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ जाए तो लाजमी तौर पर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं कि जो जब सूरज की रोशनी धरती की सतह पर पड़ती है तो वो एक अलग रेंज में उसको वापस भेजती हैं और उस जो गर्मी को, उस जो किरणों की गर्मी को ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ट्रैप कर लेती हैं और उसको ट्रैप करने के बाद वो तापमान, औसतन तापमान हमारा बढ़ा देती हैं। और ये पूरे ऐसा एक फिनोमेना है जो कि किसी एक छोटे शहर तक या गाँव तक सीमित नहीं है। ये ग्लोबल फिनोमेना है, क्योंकि जो लार्ज विंड सर्कुलेशंस होते हैं टेम्परेचर को लगभग डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हाल के दशकों में लगातार बढ़ा है और यही वजह है कि धरती का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। इस वक्त इन गैसों में सबसे ज्यादा 77% योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का, 14% मीथेन का, 8% नाइट्रस ऑक्साइड का और 1% फ्लोरीनेटेड गैसों का है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इनमें से करीब 57% योगदान जीवाश्म ईंधन के चलते उत्सर्जित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से हैं। विकसित और विकासशील देशों के बीच इस उत्सर्जन को कम करने को लेकर तकरार लंबे समय से जारी है। विकासशील देशों का तर्क है कि विकसित देशों ने अपने विकास के क्रम में इस उत्सर्जन में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, लेकिन कटौती के मामले में वो हर देश से एक जैसा उम्मीद करते हैं। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जलवायु परिवर्तन के खतरों से लड़ने के लिए दुनिया में कई प्रयास हुए, लेकिन ज्यादातर बार ऐसा लगा कि इससे लड़ने को लेकर पूरी दुनिया एकजुट नहीं है। 2015 में जब पेरिस में संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले करीब 200 देश जुटे तो ऐसा लगा था कि इस बार कुछ ठोस जमा हासिल निकलेगा। लेकिन 2017 में जब अमेरिका में सरकार बदली और डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस समझौते से अमेरिका को बाहर निकालने का ऐलान कर दिया। आइए देखते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए अब तक क्या क्या कोशिशें हुई। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। ये वो ऐतिहासिक लम्हा था जब पेरिस में 21वें जलवायु सम्मेलन पर 196 देशों ने सहमति जाहिर की थी। हर मुल्क ने समझौते को स्वीकार किया और माना
कि आने वाले दिनों में अगर धरती को बचाना है तो कुछ ठोस रोड मैप पर आगे बढ़ना होगा। मेजबान देश फ्रांस ने जब मसौदा पेश किया तो अमेरिका समेत तमाम मुल्कों ने इस पर सहमति जताई। इस मसौदे में वैश्विक तापमान में वृद्धि दर 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का फैसला किया गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब दुनिया के इतने सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर एक समझौते के तहत काम करने को तैयार हुए। लिहाजा इस समझौते से अंतर्राष्ट्रीय जगत को काफी उम्मीदें बंधी थी। अलग अलग देशों में आजकल एक डिबेट चल रही है और वो देश वहाँ बढ़ भी रहे हैं कि हम कोयले का जो उपयोग है अपनी बिजली पैदा करने के लिए, एनर्जी नीड के लिए, वो नहीं करेंगे, कम करेंगे। 2030 तक हम उसको बिल्कुल ही फेज आउट कर देंगे, कोयले को 2040 तक कर देंगे, 2050 तक कर देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग विकसित देश कुछ अलग तरीके के कदम उठा रहे हैं, विकासशील देश कुछ अलग कदम उठा रहे हैं। तो ये एक है कि हम उन गैसेज का उत्सर्जन कम करेंगे। समझौते में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना सबसे अहम था। साथ ही ये भी कहा गया कि इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने की कोशिश होनी चाहिए। लक्ष्य ये भी बनाया गया कि मानवीय गतिविधियों के जरिए उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों को उस स्तर तक सीमित रखा जाए जितना पेड़ पौधे, जमीन और समंदर प्राकृतिक तौर पर अपना सके। इसके लिए 2050 से 2100 के बीच शुरुआत करने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई। तय हुआ था कि हर एक देश में उत्सर्जन को हर 5 साल में मापा जाए ताकि वहां की चुनौतियों से निजात मिल सके और वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढल सके। समझौते के मुताबिक 2023 के बाद मापन का ये काम शुरू किया जाएगा। धनी देशों को गरीब देशों की वित्तीय मदद करने के लिए तैयार किया गया ताकि वो नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ सके। शुरुआत में $100 अरब का कोष बनाने का लक्ष्य रखा गया और 2025 के बाद इसे और बढ़ाने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई। हर देश को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही मापन करना होगा ताकि दोहरे मापन से बचा जा सके। लेकिन जानकारों ने शुरू से ही ये सवाल उठाए कि इस समझौते को ऐच्छिक तौर पर लागू करने का विकल्प किसी भी देश के सामने नहीं होना चाहिए था और इसे कानूनी तौर पर बाध्यकारी बनाने की जरूरत थी। यही वजह है कि अमेरिका ने 1.5 साल बाद ही इस समझौते से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया। हर कोई कहता है कि कार्बन एमिशन को कम करना चाहिए, लेकिन ऐसे कितने देश या लोग हैं जो विकासशील देशों और समाजों को उपयुक्त टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक संसाधन मुहैया कराने में मदद करने के लिए आगे आते हैं, जिसका उद्देश्य है दुनिया के हालात सुधारना, वातावरण बचाने और क्लाइमेट चेंज का प्रतिकार करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान, एक बहुत बड़ा लक्ष्य भारत सरकार ने देश के सामने रखा है। सन 2022 तक हमें भारत में 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करना है। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है भारत जैसे देश के लिए। A world that is worthy of our children, a world that is marked not by conflict but by cooperation. अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों ने इस दिशा में गंभीर कदम उठाने का वादा किया था। मेजबान देश फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने उस वक्त भारत को रजामंद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फोन किया था। कुछ आपत्तियों के बाद भारत ने भी इसे मंजूरी दे दी। फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स भी सेटअप किए जा रहे हैं, जिसमें कि जो विकसित देश हैं जिनको कहा जाता है वो सारा उत्सर्जन पहले कर चुके हैं और भारत अभी कर रहा है, तो उनको भारत को करने देना चाहिए। तो वो लोग भी पिच इन करेंगे, दे विल सिक्योर सम फंडिंग, कुछ पैसा एक ऐसे व्यवस्था बनाएंगे जिसमें कि उन विकासशील देश, विकसित देशों से टेक्नोलॉजी और फाइनेंसेस ले सकें अपने देश में लो कार्बन पाथवेज पर जाने के लिए। पेरिस समझौते से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई करार हुए, लेकिन लक्ष्य से हम आज भी दूर खड़े हैं। 1979 में पहला विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ। 1988 में संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ।
1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ और इसमें कई बिंदुओं पर 172 देशों के बीच साझा सहमति बनी। इस बीच 1994 में 2 साल की मशक्कत के बाद जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन अस्तित्व में आया। 1997 में जापान के क्योटो शहर में बेहद अहम करार हुआ, लेकिन लंबी खींचतान के बाद ये 2005 में जाकर प्रभावी हो पाया। 2009 में कोपेनहेगन में इस दिशा में बेहद अहम करार हुआ, लेकिन ये भी असफल साबित हुआ। 2010 में कानकुन में फिर से कार्बन उत्सर्जन को लेकर समझौता हुआ और 2011 में डरबन में अमेरिका ने क्योटो प्रोटोकॉल से खुद को अलग कर लिया था और बाद के दिनों में कई देशों ने समझौते को तोड़ दिया। 2012 में जब दोहा बैठक में क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया तो ये बात दोहराई गई कि 2020 तक हम लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी 2 बैठकें हो चुकी हैं और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, टलता नहीं। को यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं, लेकिन 25 साल हो गए हैं। 92 में बना था और अब 2017 है, 18 है अब तो 25 साल हो गए, लेकिन क्लाइमेट चेंज को वो एड्रेस नहीं कर पाया है। ऐसे एड्रेस नहीं कर पाया है, उसके कुछ मापदंड हैं कि अगर आप कार्बन लेवल्स देखें एटमॉस्फेयर में तो वो 403 थे 2016 में, 407 के अराउंड थे 2017 में, और सेफ लेवल्स है 350। तो 350 तो कभी हुआ ही नहीं है पिछले 25 साल में। समझौता दर समझौता होता गया और लक्ष्य से हमारी दूरी बनी रही। ना कार्बन का उत्सर्जन सुरक्षित स्तर तक कम हुआ और ना ही हमारी चिंता। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।